एवरीवन, आज से मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। ये ड्रामा ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ सभी लोग ब्रेन ईटिंग पैरासाइट से इफेक्टेड हो जाते हैं और वो अजीब से जीव या क्रिएचर में बदल जाते हैं। इससे सिर्फ एक ही लड़की बची होती है। क्या वो सारे इंसानों को बचा पाएगी? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच कोई अजीब सी चीज आसमान से नीचे गिरती है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो बहुत ही तेजी से पाइप और बाकी रास्तों से होकर एक लड़के के कान से होते हुए इसके दिमाग में घुस जाता है। जिसके बाद वो लड़का अजीब सा रिएक्ट करता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और उससे कहती है, ओपा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ना हम डांस करते हैं। वो लड़का कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो फिर से उसको पकड़कर हिलाती है और बोलती है, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़े हुए हो, चलो ना। फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो लड़की वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का उठता है और वो उस कॉन्सर्ट में पहुंचता है जहाँ सब नाच गा रहे होते हैं। तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उससे कहती है कि अरे वाह ओपा तुम यहाँ आ गए। वैसे ही वो लड़का अचानक एक क्रिएचर में बदल जाता है और उसके कई सारे सर होते हैं जिससे वो लोगों पे हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। ये देख लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लोगों को मार ही जा रहा था। यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें 1 घंटे का पहले कहानी दिखाई जाती है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। इस सीन में हमें एक डिपार्टमेंट स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी मीट लेने आया होता है। उसका नाम ली क्विन चुन है। आगे हम उसे बिलिंग काउंटर पे देखते हैं जहाँ वो उस मीट की बिलिंग कराने आया होता है। वहीं पे हम हमारी फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम सुइन है। वो उससे बोलती है कि सर इस पे प्राइस टैग नहीं लगाया, आपको इस पे प्राइस टैग लगवाना पड़ेगा तभी इसका बिल हो पाएगा। वो ये सब बोल ही रही होती है। ली क्विन चुन अपने ही मस्त में होता है। वो हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। उसके बार बार बुलाने पे अपना हेडफोन हटा के बोलता है, उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया है। सुइन दोबारा कहती है कि इस पे आपको प्राइस टैग लगवाना ही पड़ेगा तभी इसका बिल हो पाएगा। ली क्विन बोलता है, ये मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का काम है, तुम जाकर लगवाओ। सुइन उससे कहती है, ये हमारा भी काम नहीं है। तभी वो बहुत गुस्से में आ जाता है और सुइन पे चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सालो तुम लोग यहाँ पे कस्टमर को ऑर्डर देते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, वो अपने आसपास देखता है। सब उसे ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहता है कि इन सब ने मेरा दिमाग का दही कर डाला है, मन करता है इन सबको मार डालूं, एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो स्टोर से बाहर निकल आता है। सुइन इसको नोटिस कर रही होती है। जिसके बाद वो अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। घर जाते टाइम उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जो कि उसकी स्टोर के सामने बाहर खड़ी होती है। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। इस कार में ली क्विन होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बचने की कोशिश कर रही होती है तभी वो उसे टक्कर मार देता है जिससे सुइन गिर जाती है। जिसके बाद ली क्विन गाली देते हुए कार से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो बोलता है, तू क्या बकवास कर रही थी, स्टोर पे दम है तो फिर से बोलकर दिखा। ये कहते हुए उस पे चाकू से हमला करने लगता है। सुइन उससे बचने की कोशिश करती है और वो भागती है। घायल होने की वजह से वो कुछ दूर जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे वही आसमान से अजीब सी चीज गिरती है। वो आदमी सुइन को मारने के लिए उसके पास ही आ रहा होता है कि अचानक उस पे हमला होता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जो उस इंसिडेंट की खबर पुलिस स्टेशन में देता है। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में 2 डिटेक्टिव अपने सीनियर डिटेक्टिव चुलमिन को इस केस की रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि सुबह से ये दूसरी वॉलेंट क्राइम की रिपोर्ट है। तभी चुलमिन डिटेक्टिव वॉन सिक के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पे है। अब ये वॉन सिक कौन है इसका हमें आगे पता चलेगा। अभी तो वो दोनों बताते हैं कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चुलमिन बोलता है जब भी उसे कहीं पहुंचना होता है वो हमेशा लेट होता है। वो पूछता है कि वैसे सस्पेक्ट का क्या नाम है। वो बताते हैं कि उसका नाम ली क्विन चुन है। उसकी उम्र 43 इयर्स है। पहले भी वो ऐसे वॉयलेंट क्राइम कर चुका है। वो जिक्रोफेनिया की बीमारी से पीड़ित है। वो बताते हैं कि विक्टिम के साथ उसकी सुबह सुपरमार्केट में बहस हो गई थी। दूसरा डिटेक्टिव बताता है कि हमने वहाँ पे बाकी एम्प्लॉय के स्टेटमेंट ले लिए हैं। उसने विक्टिम की मोटरसाइकिल का पीछा किया, उसे टक्कर मारी और चाकू दिखाकर उसे धमकाया। चुलमिन कहता है कि सनकी है और कुछ इस पे वो दोनों डिटेक्टिव चुप हो जाते हैं। उनके दोबारा पूछने पे वो हिचकिचाते हुए बताते हैं वो छुरा लेकर विक्टिम का पीछा कर रहा था और वो वहीं मर गया खून बहने की वजह से। चुलमिन पूछता है कौन सस्पेक्ट मर गया। तब दूसरा डिटेक्टिव बताता है कि उसके चेहरे से लेकर चेस्ट तक किसी नुकीली चीज से वार हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। चुलमिन बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी बोल रहे थे वो सन की लड़की को मारने जा रहा था, अब बोल रहे हो कि वो खुद मर गया। वो लोग कहते हैं कि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब वो टकराया तब वो मर गया या किसी चीज से टकराकर, ये तो अब ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। चुलमिन कहता है यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कह रहे हो। वैसे विक्टिम कौन है? डिटेक्टिव विक्टिम का नाम बताते हैं। उसका नाम जोंग सुइन है। वो 29 इयर्स की है। ये सुनते ही चुलमिन हैरान हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि विक्टिम उसकी जान पहचान की है। वो सब उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो डिटेक्टिव चुलमिन को बताते हैं कि एक और अजीब सी बात है, विक्टिम की बैग पर अजीब से निशान है। उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून भी लगा हुआ था, पर डॉक्टर्स का कहना है कि ये निशान पुराने हैं। इधर हम सुइन को देखते हैं जो सपना देख रही होती है जिसमें वो एक लेडी को देखती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा होता है। वो लेडी सुइन के पास आकर कुछ
पैसे देती है और उससे कहती है बेटा यहाँ कभी लौट कर मत आना। लेडी कौन है इसका पता हमें आगे जाकर ही चलेगा। सुइन इस सपने के साथ ही उठ जाती है और पूछने लगती है क्या हुआ मुझे। तभी वहाँ पे चुलमिन आ जाता है, जिसे देख सुइन बोलती है अंकल आप। वो सुइन के पास आकर उससे उसका हालचाल पूछता है। सुइन पूछती है मैं यहाँ क्यों हूँ। चुलमिन उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद है, आज अचानक तुम पे किसने हमला किया था। सुइन उससे उस आदमी के बारे में बताती है, यानी कि ली क्विन चुन के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसका पीछा किया, फिर उस पे 3-4 बार चाकू से हमला किया। तभी एक डिटेक्टिव कहता है चलो शुक्र है डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें कोई भी चोट नहीं आई है। ये सुन सुइन शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है पर उसने चाकू मारा था। डिटेक्टिव बताता है डॉक्टर्स का कहना है कि वो निशान किसी पुराने घाव के हैं। सुइन कहती है पर मेरी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं थे। वो डिटेक्टिव सुइन से पूछता है कि जिसने तुम पे हमला किया क्या वो पहले से घायल था। सुइन कहती है नहीं, उसने तो कई बार चाकू मारा था, मेरा बहुत खून भी निकला था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो पूछती है क्या वो पकड़ा गया। डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि वो उन्हें वहीं पर मरा हुआ पड़ा मिला, किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। चुलमिन कहता है ठीक है अब मुझे इससे कुछ अकेले में बात करनी है, तुम लोग बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। उसके जाने के बाद सुइन कहती है ये कैसे हो सकता है, जिसने मुझे चाकू से मारा वो अचानक खुद मर गया। चुलमिन कहता है देखो मैं जानता हूँ जब किसी के साथ अचानक इतना भयानक हादसा होता है तो वो रियल और इमेजिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो तुम अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। सुइन इसके बाद भी कहती है कि उसने उसे चाकू से मारा था, क्योंकि चाकू लगते ही मुझे लगा जैसे वो बुरा वक्त दोबारा शुरू हो गया। तभी चुलमिन कहता है क्या। सुइन बताती है मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो लगता है मेरा बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया। चुलमिन उसे समझाता है, कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी सुइन बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके डैड उसे मारा पीटा करते थे, इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि मेरी हड्डियां भी टूट जाती थी, गर्म आयन से मुझे जलाया भी करते थे, वही सब आज फिर से फील हुआ। और बोलती है जब मुझे चाकू लगा तो मेरे दिमाग पे वही डर बैठ गया, ऐसा लगा मेरा बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया है। चुलमिन कहता है डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुइन कहती है अगर आपने मेरे पापा से मुझे बचाया नहीं होता तो मैं कब का मर गई होती। चुलमिन कहता है तुमने खुद पुलिस को बुलाया था, एक 10 साल की बच्ची के लिए वो सब इतना आसान नहीं था, तुमने तुम्हारी मदद खुद की है और आगे भी जिंदगी के हर मोड़ पे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, और आज भी जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपना ख्याल रखो। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी वहाँ पे विंसुक आ जाता है और कहता है चुलमिन सर मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ करना। तभी पूछता है कि आपने विक्टिम से बात कर ली है। चुलमिन कहता है छोड़ो यार, तुम तकलीफ क्यों उठाते हो, लेट आना तो तुम्हारी हमेशा की आदत है। इधर सुइन उससे के बारे में सोच रही होती है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक गैंग का बॉस एक होटल में आया होता है। वो अपने आदमियों से किसी मंगनानी गैंग के बारे में पूछ रहा होता है कि वो लोग परेशान तो नहीं कर रहे। ये कहते हुए वो एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की आके एक लड़के को बताती है कि वो आदमी रूम नंबर 8 में है। उस लड़के का नाम कांगो होता है। वो उसके रूम में आ जाता है और उस पे हमला करने लगता है। वो गैंग का बॉस अटैक से खुद को बचा लेता है और पलट के कांगो को मारने लगता है, जिससे बचने के लिए कांगो भाग जाता है। आगे हम कांगो को एक बस में देखते हैं, वो ये सब याद कर रहा होता है। फिर वो एक टेलीफोन बूथ पे पहुंचता है। वहाँ अपने फोन पे आई हुए वॉइस मेल को सुनता है, जिसमें कोई जांगदो नाम का बंदा उससे कहता है योंगदोपा गैंग के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, अपना फोन फेंक के अंडरग्राउंड हो जाओ और किसी को कोई कांटेक्ट मत करना। इसके बाद कांगो अपना सेल फोन वहीं पर फेंक के चला जाता है। वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी बहन रहती है। उसकी बहन बाहर आती है और उसकी तरफ देखती है। कांगो उससे कहता है पहचाना नहीं, मैं तेरा ही भाई हूँ, कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ, तू क्या इतनी जल्दी मुझे भूल गई। और उसकी बहन कुछ भी नहीं बोलती है। कांगो उससे पूछता है कि जेहिन ने कहा था कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तुम तो अच्छी भली लग रही हो, वैसे जेहिन सो रही है क्या। उसकी बहन कहती है वो कहीं दूर चली गई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कांगो उसके लुक को देखकर खुद से बोलता है इसने ये क्या पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद कांगो एक रूम में आता है और ड्रॉर खोलता है जिसमें एक फोन होता है। वो उसे ऑन करता है और बोलता है कुछ भी हो जाए जेनिन दुकान पे जाना नहीं छोड़ती, कहीं दूर चली गई ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बिना किसी को बताए। उसे फोन मिलाता है पर उसका नंबर बंद होता है। उसी रूम में उसकी नजर एक पैम्पलेट पे जाती है जो कि एक चर्च का होता है, जिसका नाम सेजिन चर्च होता है। इस सब के बाद वो अपनी बहन पे नजर रखने का डिसाइड करता है। इधर सुइन चेंजिंग रूम में अपने बैग पे हुए स्कार्स को देख रही होती है। फिर वो अपनी जॉब पे जाने के लिए एक बस पकड़ती है। वो बस में होती है, उस वक्त उसके पास डिटेक्टिव चुलमिन का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो। सुइन कहती है मैं जॉब पे जा रही हूँ। चुलमिन कहता है तुम्हें छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए था।
सुइन कहती है अब मैं ठीक हूँ। तो इसलिए चुलमिन कहता है बेटा तुम कहीं घूम फिर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुइन कहती है घूमने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए और वैसे भी मैं यहीं ठीक हूँ। चुलमिन उससे बोलता है ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना मत भूलना। थोड़ी ही देर में बस एक जोंगजिन स्टेशन पे रुकती है जहाँ एक आदमी बस का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सुइन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज होती है। वो आदमी सुइन को ही देख रहा होता है। वो बस के अंदर आ जाता है और वो आदमी सुइन को ही घूरे जा रहा था। सुइन डर के मारे बस से नीचे उतर जाती है। सीन चेंज होता है। एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ होता है। वो उस लड़की से कहता है कि हम एक होटल रूम ले लेते हैं। वो लड़की उससे कहती है नहीं, हम हमारे घर चलेंगे। वो आदमी बोलता है यूजुअली लड़कियां होटल्स में जाना पसंद करती हैं, तुम हो कि घर जाने की बात कर रही हो, जो भी हो तुम बहुत ही अलग हो, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है। वो लड़की उसे एक सुनसान एरिया में ले जाती है। वो आदमी उस एरिया को देख बोलता है तुम इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है तुम ऐसी जगह पे रहती होगी। ये कहते कहते वो एक अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ उनके आते ही अंदर से कुछ लोग निकल आते हैं। वो आकर कहते हैं कि इस इंसान ने तो बहुत शराब पी रखी है। वो लड़की कहती है थोड़ी देर जिंदा रहेगा तो नशा उतर जाएगा। उसमें से एक ओल्ड लेडी बोलती है तब तक हम इसका मुंह बंद कैसे रखेंगे, वो भी जिंदा। ये सब देख उस आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। उनमें से एक बोलता है इसके हाथ ही काट देते हैं। दूसरा बूढ़ा आदमी बोलता है हाथ काटने सही नहीं होगा, एक काम करो इसे बेहोश करो और इसके हाथ पैर बांध दो। ये सब देखकर वो आदमी किसी को फोन करने लगता है और कहता है अभी रुको, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। वैसे ही वो लड़की एक क्रिएचर में बदल जाती है। उस पे हमला ही करने वाली होती है। वैसे ही विंडो से एक गैस का गोला आकर गिरता है जिससे वो सारे क्रिएचर्स बेकाबू हो जाते हैं। मौका पाकर वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक फोर्स टीम आकर उन क्रिएचर पर हमला कर देती है और उन्हें मारने लगती है। वो उन्हें मारते हुए बोल रहे होते हैं टारगेट 1 खत्म। ऐसे कर करके वो सभी को मार देते हैं। उनमें से एक वहाँ से बच निकलता है। वो बच के भाग रहा होता है पर चारों तरफ फोर्स टीम देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर एक वैन पर रुकती है और आकर उस वैन का गेट तोड़ता है। उसमें एक आदमी बंधा हुआ था, उसके चेहरे पर मास्क होता है। वो उससे पूछता है तुम हम में से एक हो। वो हाँ में सर हिलाता है। वो पूछता है कि तुम्हें किसने पकड़ा है। तभी वहाँ पर फोर्स टीम की हेड मिस चोई आ जाती है। वो उससे कहती है उसे छूना मत, उसे मैंने पकड़ा है। ये कहते हुए उस पे हमला कर देती है। वो उस पे कई हमले करती है पर वो वहाँ से बच के भाग जाता है। तभी उसकी टीम आकर उससे पूछती है मिस चोई आप ठीक तो हैं। वो कहती है हाँ, मुझे उस आदमी को जिंदा पकड़ना था। टीम मेंबर पूछती है आपको वो जिंदा क्यों चाहिए। चोई कहती है क्योंकि वो जिंदा ही हमारे काम आएगा, हमें इस जैसे और हंटिंग डॉग्स चाहिए। उसका इशारा उस बंधे हुए आदमी से होता है। चोई उस आदमी के बारे में पूछती है जो उस लड़की के साथ वहाँ पे आया था। वो कहती है वो घोचू कहाँ गया। उसका टीम मेंबर उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो ठीक है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। चोई उस अपार्टमेंट में आकर देखती है और कहती है ऐसा लगता है उन सब ने अपनी एक टीम बना ली है। तभी उन सब की नजर एक दीवार पर पड़ती है जिसपे एक साइन बना होता है, जिसे देख उसकी टीम पूछती है ये क्या है, ये कैसा निशान है। चोई बताती है उनका सिंबल है। वो जा ही रहे होते हैं तभी चोई की नजर एक गेट पर पड़ती है जिसे देख वो अपनी टीम से उस दरवाजे को तोड़ने को कहती है। दरवाजा टूटते ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाते हैं। वहाँ लोगों के बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। चोई अपनी टीम से कहती है फॉरेंसिक को बुलाओ। इधर कांगो की बहन के पास एक कॉल आता है जिसपे कोई बोल रहा होता है कि अगर वो हम में से एक है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लो। कांगो की बहन इस कॉल के बाद घर से बाहर निकल जाती है। तभी कांगो भी उसका पीछा करने लगता है। इधर सुइन अपने घर जा रही होती है तभी उसके दिमाग में अजीब सी आवाज होती है और उसे वो आदमी फिर से दिखता है जो बस में उसका पीछा कर रहा था। वो उसे देख डिटेक्टिव को कॉल करने लगती है। वैसे ही वो आदमी सोइन की तरफ भागने लगता है जिसे देख वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वो फिर से चुलमिन को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। अचानक वो आदमी सोइन के पास पहुँच जाता है जिसे देख वो वहाँ से भागने लगती है। तभी कांगो की बहन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उससे बचने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ वो आदमी होता है, वो वहाँ फंस चुकी होती है। तभी वहाँ पर कांगो भी आ जाता है। वो छिपकर ये सब देखने लगता है। सोइन उससे पूछती है कौन हो तुम लोग, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कांगो की बहन कहती है इंसान होने का नाटक अच्छा कर लेती हो। सोइन कहती है क्या बोल रहे हो। वो आदमी सोइन से बोलता है तुम हम में से ही एक हो पर ये तो थोड़ी सी अलग लग रही है। वो कहता है हमें पता लगाना होगा। ये कहते ही वो एक क्रिएचर में बदल जाता है। ये देख कांगो तो शॉक में चला जाता है। तभी वो क्रिएचर सुइन पे हमला करता है जिसके बाद सुइन भी एक क्रिएचर में बदल जाती है और कहती है मैं भी तुम जैसी ही हूँ। वो आदमी सुइन से कहता है तुम भी हम जैसी हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ। जिंदा रहने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। वो उसे उसी चर्च वाली पैम्पलेट देता है और कहता है तुम जब चाहो हमारी टीम में आ सकती हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कांगो ये सब देखने के बाद वहाँ से चुपके से जाने लगता है जिसके बाद उसका पैर एक खाली बोतल पे पड़ जाता है जिसकी आवाज से सोमिन उसके पास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और वो कहती है
कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम जाकर सबको बता दोगे। सोइन पूछती है बताओ हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। कांगो बताता है वो उसकी बहन थी। जिसके बाद सोइन कांगो की आईडी देखती है और उससे कहती है तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगी। थोड़ी देर बाद सोइन नॉर्मल इंसानी रूप में होश में आती है। कांगो वहीं पे उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो सोइन के होश में आते ही उससे कहता है मिस सोइन, साला वो मॉन्स्टर सही कह रहा था। सोइन कांगो से पूछती है कि तुम कौन हो। कांगो कहता है पहले मेरी बात सुनो, आजकल कुछ लोगों को देखकर तुम्हारे दिमाग में अजीब सी घंटी बजती होगी, उन लोगों से दूर ही रहना, वो मॉन्स्टर्स हैं, यही बताना था। सोइन कहती है तुम क्या कह रहे हो। कांगो बोलता है सुना है तुम्हें एक पागल ने मारने की भी कोशिश की थी। ये सब जब हो रहा था तब एक मॉन्स्टर नहीं उसका अंश तुम्हारे अंदर घुस गया था। इनफैक्ट अभी भी वो तुम्हारी बॉडी में है। वैसे तो ये घुसते ही पूरे दिमाग को खा जाता है, पर उस वक्त तुम बहुत ही घायल थी तो वो तुम्हारे दिमाग को नहीं खा पाया क्योंकि वो तुम्हारा घाव भर रहा था, वरना तुम भी मॉन्स्टर बन जाती। कांगो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तुम एक म्यूटेंट हो। सोइन उससे पूछती है कि ये सब तुमसे किसने कहा है। कांगो कहता है कि ये तुमने ही मुझे बताया, मतलब तुम्हारे अंदर जो मॉन्स्टर है उसने ये सब बताया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोइन घर आकर उसके बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपनी डायरी में लिखती है क्या मेरी बॉडी में सच में कोई है। इसके बाद वो सोने की कोशिश करती है। वो घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 11:25 हो रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो घड़ी में 11:30 हुए होते हैं। अचानक उसकी नजर अपनी डायरी पे पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि उस लड़के ने जो भी कहा था वो सच है, मुझे तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताना है, जो पूछना चाहती हो लिख कर पूछ लो। सोइन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो उस डायरी में लिखती है कि एग्जैक्टली तुम हो कौन। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम नामिल पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ चारों तरफ कमांडो होते हैं और सभी की चेकिंग चल रही होती है। चुलमिन और बाकी सबकी भी चेकिंग हो रही होती है। जिसके बाद सब अंदर एक मीटिंग के लिए आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर चोई आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। इधर सोमिन अगली सुबह उठकर देखती है तो उस डायरी में सब कुछ लिखा होता है। इधर मिस चोई सबका यहाँ इकट्ठा होने के लिए उनका शुक्रिया करती हैं। वो बताती हैं कि मैं पैरासाइट स्पेशल फोर्स यूनिट की एक टीम लीडर हूँ, मेरा नाम चोई है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि चेकिंग की वजह से आप सबको आज इतनी तकलीफ हुई। आप सभी की रिपोर्ट्स आ चुके हैं और आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यानी आप में से कोई भी पैरासाइट नहीं है। तभी एक ऑफिसर पूछता है क्या ये चेकिंग अब से रोज की जाएगी। चोई बताती है बिल्कुल नहीं, इस चेकिंग को सिर्फ एक बार ही करने की जरूरत थी क्योंकि सारे पैरासाइट्स एक साथ आ गए हैं। वो इंसानों के अंदर घुसकर उनकी बॉडी पे काबू पा चुके हैं। जांच में पता चल गया है कि आप में से किसी के भी अंदर कोई भी पैरासाइट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो स्क्रीन पे एक क्लिप दिखाती है जो उसी कॉन्सर्ट वाली इंसिडेंट की होती है। वो बताती है ये घटना तो आप लोगों को याद ही होगी, यही वो पैरासाइट है जिसने उस कॉन्सर्ट में कई लोगों को मार डाला था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने इस सब को मीडिया में आने से रोक रखा है। चोई कहती है अब मैं आप सबको दिखाती हूँ असली पैरासाइट। ये कहकर वहाँ रखी एक डेड बॉडी को दिखाती है जो कि एक मॉन्स्टर की होती है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वो बताती है कुछ महीने पहले पैरासाइट्स के अंश यानी लार्वा कोरिया के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में गिरे। अभी तक लोगों को ये पता नहीं चला है कि ये लार्वा कहाँ से आए हैं। ये लोग शरीर के अंदर कान, नाक या मुंह से घुसते हैं और सीधा दिमाग में जाते हैं और उस पे काबू पा लेते हैं और दिमाग को तेजी से खा लेते हैं। और जैसे ही पैरासाइट इंसान पर पूरी तरह अपना काबू पा लेते हैं फिर वो दूसरे इंसानों को खाने के लिए निकल पड़ते हैं। इनकी एक और खासियत है, ये आसानी से अपने सिर को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि पैरासाइट अपना चेहरा और आकार आसानी से बदल सकते हैं। ये कभी कभी सर से तेज तलवार जैसे हाथ निकालते हैं। ये सेल जीवित प्राणी है जिसके पास दिमाग है, इनमें सोचने समझने की शक्ति है। इधर सोमिन अपनी डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है पहले मैं सिर्फ एक लार्वा थी जो सिर्फ इंसानी दिमाग पर काबू पाना चाहती थी और मेरे सामने तुम थी। मैं तुम्हारे दिमाग को खाकर तुम पे काबू पाना चाहती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे शरीर में घुसी तो तुम घायल थी। तुम्हारे घाव को ठीक करने की वजह से तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर काबू नहीं कर पाई। इधर चोई बताती है जैसे ही ये पैरासाइट बॉडी से सिंक्रोनाइज करते हैं, पैरासाइट दिमाग को काबू कर लेते हैं। वो इंसान का वजूद मिटाकर उसे पूरी तरीके से काबू में कर लेते हैं। वो अब मॉन्स्टर बन जाते हैं। उनका शरीर ही जिंदा बचता है जो उन्हें न्यूट्रिएंट देने के काम आता है। इधर सोइन को उस डायरी से पता चलता है क्योंकि वो पैरासाइट उसके दिमाग को पूरी तरह काबू नहीं कर पाई तो उस पे तभी हावी हो सकती है जब कोई खतरा हो, ताकि मैं हमारे शरीर को बचा सकूं। तुम्हारे शरीर में रहकर एक बात तो समझ गई हूँ, मैं दिन में सिर्फ 15 मिनट ही तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। उस 15 मिनट में मैं तुम्हारे शरीर को बचा रही हूँ और तुम्हें और खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ। इधर एक ऑफिसर चोई से पूछता है इन पैरासाइट को कैसे मारा जा सकता है। चोई बताती है पैरासाइट्स बिना इंसानों
के जिंदा नहीं रह सकते, इनका शरीर ही इनको जिंदा रखता है। इनको मारने के लिए उस इंसान को ही मारना होगा। उन्हें मारने के लिए उनके शरीर को डिस्ट्रॉय करना होगा, उनके दिल पे हमला करना होगा। हमला इतना बड़ा होना चाहिए जिससे उनका पूरा खून बह जाए। इसलिए इनको मारने के लिए हमें शॉटगन से शूट करना होगा ताकि ये सब मर जाएं। तभी कोई पूछता है कि इनको पहचाना कैसे जा सकता है। चोई बताती है कि इनको पहचानने के लिए इनके बालों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी पे शक हो तो उसके सर का बाल निकाल कर देख ले, अगर वो मुरझा गया तो समझ लेना वो पैरासाइट है। जिसके बाद चोई उस डॉग हंटिंग को लाती है और बताती है इन पैरासाइट को पकड़ने में सबसे ज्यादा जिसने मदद की है वो मेरे हस्बैंड है, इन्हीं की वजह से मैं उनको मार पाई। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। वो बताती है वो पैरासाइट मेरे हस्बैंड के अंदर है, जिसे सुन सब डर जाते हैं। चोई कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये जो मास्क है उसमें खास डिवाइस है जिसमें से एक जहरीली गैस निकलती है जिससे वो पैरासाइट को कंट्रोल में रखती है। ये ऑटोमेटेड है तो इसे उतारने की कोशिश करने से पहले ही इसमें से गैस निकलती है जिससे पैरासाइट कमजोर हो जाता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। एक डिटेक्टिव पूछता है कि आपने उसे अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। चोई बताती है वो अपनी ब्रेन वेव का इस्तेमाल करके बाकी के पैरासाइट्स का पता लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसे बलि के बकरे की तरह यूज कर रहे हैं। इसे हम डॉग हंटिंग के नाम से बुलाते हैं। इधर सोइन को पता चलता है कि वो कल जिन लोगों से मिली वो उसकी तरह हैं और उनको भी पता चल गया था कि तुम भी उनके जैसी हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं हो तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम उन लोगों से दूर रहना। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से बचा रही हूँ। जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजा है जिसे देख सोइन शॉक हो जाती है। वो ये देखकर टूट जाती है। इधर चोई बताती है कि हमारे इस हंटिंग डॉग ने बताया कि सबसे ज्यादा पैरासाइट इस नामिल पुलिस स्टेशन के आसपास हैं, इसलिए कुछ दिन हम यहाँ रहने वाले हैं ताकि हम उन्हें खत्म कर सकें। कोई भी घटना होती है तो इसके बारे में हमें बताया जाए जिससे हम उन पैरासाइट को ढूंढकर मार सकें। एक डिटेक्टिव चोई से कहता है क्या ये सही है कि किसी इंसान को बुरी तरीके से टॉर्चर करके रखा जाए। चोई अपना कान निकाल कर दिखाती है, उसने नकली कान लगा रखा होता है। गुस्से में कहती है देखो ये किया है मेरे हस्बैंड ने, अब ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।